हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे विद ओम मिश्रा। चलिए, आज का टॉपिक है, पिछले टर्म में हम लोगों ने जो था कूलम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अलग अलग जो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट को समझा था। आज उसी प्रोसेस में हम उसको आगे कैरी करेंगे। हमने इससे पहले आपको बताया था इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स बताई थी, फिर एसएचएम बताया था जिसमें पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना होता है। उससे हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि पार्टिकल कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि एसएचएम में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हैं, तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी पे ही टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, जो अभी आपके लिए है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल था कि मान लीजिए कि दो चार्ज हैं। ठीक है, कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, ये Q और ये भी Q। ठीक है, अब इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2 है और यहाँ पर एक चार्ज Q रख दिया मास m का। ठीक है, अब अगर इसको हम along the line joining अगर इसको हम हिलाएं, मतलब इसको क्या करें, हिलाएं, तो आपको बताना ये है कि जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सो सिंपल। चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या है, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल का नाम फिजिक्स फंडे है। अगर आपको इसमें डाउट अगर हो रहा हो तो पिछला वीडियो जाकर देख लें, और कोई समस्या हो तो आप उसको हमसे डिस्कस करें, कमेंट करें। चलिए, अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। मान लिया यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको हमने। ठीक है भाई, ये Q है, ये Q है, ये Q है, तो ये L और ये L, टोटल डिस्टेंस 2L। तो इस केस में हमको क्या करना है कि अब अगर देखो इसका, अब ये वाला चार्ज जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। इसको हल्का सा हमने डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ऑक्सीलेट करने लगेगा ऐसे ऐसे, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये वाला फोर्स कम हुआ कि ज़्यादा? कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये वाला इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा। इक्विलिब्रियम के केस में इक्वल और अपोजिट पीछे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, आप जाके दोबारा देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए भाई एफ नेट निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, एफ नेट। अगर इसका क्वेश्चन लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज Q and released, find out the time period of the charge। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसका एफ नेट निकालते हैं तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा हमारा के Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं है? इसका फोर्स फिर इसका फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो हम इनको नेट फोर्स इतना लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें इन क्वेश्चंस में अगर पूरा सारा कुछ है तो केवल ये नेट फोर्स आपको लिखना आना चाहिए, फिर बाकी इसमें कुछ नहीं। चलो इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो के क्यू तो कॉमन आ गया और अपॉन में आ जाएगा L स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। अब इनका एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये L माइनस एक्स माइनस L प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 4LX आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4LX आ गया। तो एफ नेट कितना, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का के क्यू और ये 4L
टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि L जो है वो मोर ग्रेटर देन X है। L जो है वो मोर ग्रेटर देन X है, मतलब L जो है वो बहुत बड़ा है X के कंपेयर में। तो उस केस में ये 0 हो गया, पावर 4, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा 4KQ बाई L³ इंटू X। ठीक है, अब 4 ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का KX। कुछ आप लोगों को याद आया? कुछ समझ आया? ये किसकी कंडीशन होती है? ये तब कंडीशन होती है जब हमें SHM शो करना होता है। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है? SHM शो कर रहा है। SHM शो कर रहा है तो क्या है? तो इसका टाइम पीरियड आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m/k। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट k की वैल्यू रख दें ml³ बाई 4KQ। रिक्वायर्ड आंसर ये आना था, इसमें कोई खास बात नहीं है, सो सिंपल। ठीक है, क्लियर? ये आप चीज आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? नेट फोर्स लिखना है बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, होती नहीं है, होगी कहाँ से? ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद एक इसका दूसरा एप्लीकेशन ये था, दूसरे टाइप का। मतलब दूसरे टाइप में क्या था? दूसरे टाइप में ये था कि अगर इसको हम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग मूव करें तो वो भी देख लो भाई, उसमें भी कुछ खास नहीं है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो, दो चार्ज यहाँ पे -q मास m, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, ये भी q और ये भी q। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब इसको अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग हम हिला दें, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग हम हिलाते हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको कहाँ ले गए? x डिस्टेंस ऊपर ले गए। x डिस्टेंस ऊपर ले गए, x डिस्टेंस ऊपर ले गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि ये, पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं। जब वो आ जाए फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। तो चलो भाई देख लेते हैं, इसमें कोई खास बात भी नहीं है। देखो भाई, ये माइनस ये प्लस फोर्स इस डायरेक्शन में आया कि नहीं आया? ठीक, ये माइनस ये प्लस, तो ये वाला फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों के बीच से। तो अब आपको ये बताना है कि जाएगा किधर, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? भाई जिधर रिजल्टेंट फोर्स जाएगा उधर ही पार्टिकल भी मूव करेगा। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अब हमको क्या करना है? अब इसमें हमें जो है वैल्यूज निकालनी है, मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है। T इज इक्वल टू m/k, ये पता है कंडीशन। F इज इक्वल टू -kx होती है, सो सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं। इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो ये F और ये भी F, दोनों FF, ठीक। अब क्या करना है? तो देखिए, तो जब थीटा एंगल पर फोर्स लगेगा तो ये रेजोल्यूट हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। सेम इसके साथ होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। बात समझे कि नहीं? ये F sin थीटा आएगा और ये भी F sin थीटा, और ये वाला F cos थीटा, और ये भी F cos थीटा। बात समझे? कटा कौन सा? साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा? जो सेम डायरेक्शनल है, मतलब F cos थीटा। तो F नेट अगर यहाँ से हम लिखेंगे
तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का 2f cos थीटा। भाई ये बात समझ आ गई? एक एफ ये एक एफ है, 2f हो गया 2f cos थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस साइन होता है क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस। ठीक, ध्यान रखना है। चलो भाई इसकी f की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस 2 f की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू बाई। अब भाई बताओ, ये x है, ये 2l है, तो ये भी l और ये भी l, तो ये कितना आ जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एक्स अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझे? थोड़ा स्पीड में है तो देखिए इसको बात समझ आ गई भाई। ये 2f cos थीटा सेम डायरेक्शनल हो गए, cos थीटा के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर cos थीटा थीटा ये है तो बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो इस केस में माइनस का 2 के क्यू क्यू बाई ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। रूट को हटाएंगे। अब इस केस में l इज मोर ग्रेटर देन x, तो उस केस में हम x को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो माइनस का 2 के क्यू क्यू बाई एल टू द पावर। एक स्टेप लिख लेते हैं फिर करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 के क्यू क्यू बाई एल 3 इंटू एक्स, बिकॉज ऑफ एल इज मोर ग्रेटर देन एक्स। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? कोई समस्या, परेशानी, कोई कष्ट, कोई हैरानी नहीं? बहुत सुंदर। तो ये बात समझ आ गई? कोई खास बात इसमें, कोई खास समस्या नहीं है? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब सब कुछ तो हो गया, अब इसमें क्या बचा, क्वेश्चन हो गया। ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको के लेट कर लेंगे, तो जो एफ नेट है वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का के एक्स। क्या ये प्रूव हुआ कि एस एच एम कर रहा है? बिल्कुल प्रूव हुआ। जब ये एस एच एम कर रहा है, जब ये क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आएगा। तो उस केस में 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यूब बाई 2 के क्यू क्यू, ये आंसर हो गया। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, सो सिंपल। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। बस दिक्कत ये है ना कि आप लोगों ने इन चीज़ों को प्रोसीड नहीं करा, सीखा नहीं, कोशिश नहीं करी, इसलिए आप लोगों को सबको नया लगता होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब बताओ, हम अभी तक कुछ 12th वाला पढ़ाए हैं, आपको लग रहा है सब कुछ तो फर्स्ट ईयर का है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि फर्स्ट ईयर से कोई लिंकअप नहीं है। बेसिक्स आपको फर्स्ट ईयर से लेने ही पड़ेंगे, दैट्स द ट्रूथ। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, सो सिंपल। भैया अगर आपको ये जोड़ना नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी, अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है तो आप कभी इसका टाइम पीरियड नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूँ, स्पेशली 12th के लिए बेसिक्स को ग्रिप में रखिए, केवल बेसिक चीज़ें पढ़िए, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ इजी है, फिजिक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं जो परेशान करे। अपनी टैगलाइन है, डोंट बिजी फिजिक्स सो इजी, तो बस उसी टैगलाइन को हम साकार कर रहे हैं यहाँ। इजी है तो है, तो आपको लगनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर। चलिए, ये तो बात हमने कर ली जो पिछले टर्म पे मैंने स्टार्ट किया था एसएचएम के लिए, उसके ये 2 क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सी वेक्टर लॉ की, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। फिर हम कुछ पेंडुलम की रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो होगा कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, और कूलम्स लॉ फिर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? आई हो तो लाइक बनता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो लाइक बनता है। तो चलिए भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। इतना इजी फॉर्म में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इतने इजी वे में मैं इसको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ आएगा सब कुछ। किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से डराते हैं, R12 R2 माइनस R1 का वेक्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या दुनियादारी। ठीक है, सिंपल एकदम बिल्कुल नॉर्मल बेस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम जो है एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि उन चीज़ों को आप भूल चुके हैं, दिमाग से निकाल चुके हैं। कुछ बच्चों को याद भी होगी, बहुत से बच्चों को याद होगी, बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर है, तो वो बहुत से बच्चे क्या हुआ, दिमाग से बिसर गया होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन आपको दें और आप उसको करें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी में बताया देता हूँ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी मैं उसको करवाऊंगा। अभी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया जाता है कि अगर किसी वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, स्केलर, स्क्वायर बन जाता है वेक्टर का। और अगर किसी स्केलर का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्वांटिटी वेक्टर आती है। क्वांटिटी कैसी आती है, वेक्टर आती है। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, बात समझे? अच्छा, अब एक बात ये बता दो भाई, यूनिट वेक्टर सबने सुना होगा, n कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, होता है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। तो अगर यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1, तो 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, नंबर में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, नहीं आता है। ठीक है, तो और आपको ये भी बताया जाता होगा जो यूनिट वेक्टर है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी का यूज करेंगे, क्योंकि होता ये है, हम वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का पढ़ें या मैग्नेट में पढ़े जाके, जो भी वेक्टर फॉर्म्स हैं जिनके जिनके भी, उसमें हम एक चीज बहुत कॉमन सी नोटिस लेते हैं, वो ये बात है कि हमको डायरेक्शन चाहिए होती है। हमको क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देता है वेक्टर में, यूनिट वेक्टर। कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो भाई चलो इसी पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल वे में। उससे पहले जो है एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कॉपी पेन ले लीजिए भाई आप लोग, क्वेश्चन लिखिए और उसको करिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7, is 7, whose magnitude is 7, which is perpendicular to the, which is perpendicular to the vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap, and vector B बराबर क्या लिखा, whose magnitude is 7 which is perpendicular to the vectors, vector A is equal to, और इसके बाद वेक्टर B लिख लें, I प्लस J माइनस के, सिंपल डिजिट ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, कूलम्स लॉ को एकदम इजीएस्ट फॉर्म डिफरेंट बनाने के लिए इसका बहुत ज़रूरी होना है।
ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं। और जो जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करूँ वो ध्यान रखना, देखना कितना ईजी कूलम्स लॉ लगता है, आप किसी भी केस में उसको अप्लाई कर सकते हैं और हमेशा याद रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर। सबसे बड़ी बात है क्या कि ये क्रॉस का क्वेश्चन है, कुछ लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे डॉट क्रॉस ऐसी भी कोई चीज़ थी, क्रॉस का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम क्रॉस फाइंड करते हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है और 90 sin 90 1 होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए अगर हम इसका क्रॉस निकालेंगे आई माइनस आई जे प्लस आई जे और ये के, इस 2 1 माइनस 3 1 6 माइनस 1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करना सबको आता होगा, इसको हाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस का जे कैप, इसको हाइड कर लो माइनस माइनस प्लस इसको हाइड कर लो तो 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3 आई कैप प्लस का 8 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ये तो हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आया कि नहीं आया, इसमें कोई खास बात, सबको आता होगा, कोई खास बात नहीं है इसमें। चलिए अब बोला ये जा रहा है कि वेक्टर जो है वो, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और एक ऐसा वेक्टर आपको बताना है जो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो वही काम यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो क्या काम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी मॉड ऑफ साइन थीटा एन कैप। अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो थीटा कितना होगा, 90 होगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मतलब ये टर्म 1 हो गया। तो आपके पास एन कैप इज इक्वल टू क्या बना, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बना कि नहीं बना, बोलो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि कभी किसी भी वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया था 7, और उस 7 वाले मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब एन कैप चाहिए। तो एन कैप तो ऐसे निकलेगा ना, एन कैप चाहिए ना, वैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी सीख लो, बहुत जगह काम आएगा एकदम धड़ाके से। तब ये मैं इतना आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट काम होगा। ठीक है, तो अगर हम इस केस में चाहें तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका मॉड निकाल लें। तो मॉड निकालने के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9 प्लस 64 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 9 80 और 6 2 8 9 98। इसको लिखेंगे 7√2। आया कि नहीं आया, बोलो भाई, समझ आया। अब हम अपना क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या हुआ। अब इसी फॉर्मूले से हम पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, बाद में इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 7 यूनिट दिया गया रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड करें, यूनिट वेक्टर अगर इसका हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी। तो ये आया था माइनस का 3i प्लस का 8j प्लस का 5k अपॉन 7√2। क्या एन कैप आ गया, क्या एन कैप आया, आ गया भाई। सो सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है 7 एन कैप। एन कैप की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो माइनस का 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 7√2। 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या सबको रिकॉल हुआ, और अच्छे से इसको देख पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो इसके लिए आप हमारे
फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स को देखते रहें, क्योंकि अभी उसमें डायमेंशंस चल रहा है, अभी वो प्रोसीड पे है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए भाई, इसके बाद ये बात समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमारे काम की है, जिसको हम हर जगह हमेशा डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोग भूल ही जाते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ को मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझ आ रहा है। अगर किसी स्केलर में किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर। तो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर। सिंपल, इसमें कुछ सोचना है बस। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और हम ये देखेंगे कि कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेरी इजी। बुक में बड़ी तरह तरह से हम डराते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं? कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, ठीक है। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, ठीक। इन दोनों के बीच का वेक्टर है R1 वेक्टर R1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? वेक्टर R1। ध्यान रखिएगा, ये एरो हेड है, यहाँ पर एरो का हेड है, मतलब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है ना। जब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ठीक है। क्या हमको इसका मैग्नीट्यूड आता है निकालना? और इतने दिन से पढ़ के आ रहे हैं, 4-5 लेक्चर हो गए, और इतने दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नीट्यूड आता है K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन वो केवल मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। यहाँ से आज हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले के केसेस में डायरेक्शन हम अकल से लगा लेते थे, निकाल लेते थे मतलब, ठीक है। तो देखो भाई, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो भाई कोई खास बात, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं। हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है? ये क्या है भैया? ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ये हमको निकालने को आता है। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है F, इसका मतलब ये वाला फोर्स 2 ड्यू टू 1 है। ये वाला फोर्स क्या है? 2 ड्यू टू 1। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो क्या ये मैग्नीट्यूड हमको पता है? हाँ पता है भाई, ये तो अभी 4-5 लेक्चर से हम यही निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब जो क्वेश्चन बताया उसका क्या यूज है? अगर किसी मैग्नीट्यूड को या स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देते हैं? वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब वो भी ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई जिससे उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई फर्क ना आए। तो वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर। वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट। लास्ट वाला हमने क्या लिखा था? अगर किया है तो उसको देखो, रिक्वायर्ड वेक्टर गिवन मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। क्या हम यहाँ पर ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, सो सिंपल। किताब में बहुत अलग अलग तरीके से डराते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट बिजी फिजिक्स सो इजी, ध्यान रखिए। तो देखो भैया, तो उस केस में अगर हम रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म इसकी लिखें तो फोर्स on 2 due to 1 is equal to K Q1 Q2 by mod of R का होल स्क्वायर इनटू क्या हम यहाँ पर R कैप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराने का यही मकसद था, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता और आपको बोल देता ऐसा होता है, बहुत से लोग तो खोजते रहते किताब में होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं, ठीक है। सिंपल, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। क्या बात समझ आई है? ठीक, आ गई।
अब आपको पता है आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बड़ा लिख दें, हो सकता है न दिख रहा हो। तो देखो भाई, आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब अगर इसको हम यहां रख दें, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। बोलो भैया, इसमें किसी कोई समस्या है? अगर हम इस चीज को ऐसे पढ़े तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो किताबों में कैसे कैसे डराते हैं भाई, किताब में कैसे डराया जाता है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर है R2। तो इस वेक्टर R को हम क्या लिखेंगे? इस वेक्टर R को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इस वेक्टर R को हम लिखेंगे R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये पोजीशन वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर R2 है कि नहीं? तो देखो भाई, ये किताबों में ऐसे ही डराया जाता है। F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, इनमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आना। कोई चेंजमेंट आना है क्या Q1 Q2 में? कोई चेंजमेंट नहीं आना। R की वैल्यू कितनी है? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब। बोलो भैया, किताब वाली डेफिनेशन मिल गई। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे किताब में डराते हैं, तो डरने का नहीं, डरने का नहीं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज है कि भैया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, जेरा कोई समस्या नहीं। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, जेरा। ऐसे रटो, ऐसे समझो इसको, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा जिंदगी भर। दोनों नेगेटिव नेगेटिव, जेरा, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक प्लस माइनस होगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। आप खुद ही कहोगे सर ने तो कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमेशा Q1 Q2 जो है उनको साइन के साथ रखिए। आप वहां लिख भी लें, इनको हमेशा वैल्यूज जो है इनकी साइन के साथ पुटअप करनी है। तो इस पूरे सिस्टम पर जो हमने डेराइव किया उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और वैसे भी अगर ये अपोजिट होंगे तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे और पेंडुलम प्रॉब्लम्स देखेंगे और पेंडुलम प्रॉब्लम्स करेंगे और कूलम्स लॉ फिनिश हो जाएगा मीडियम के साथ। थैंक यू।